अभी तक कोई शिकार तो मिला नहीं और ऊपर से मौसम भी इतना ज्यादा खराब लग रहा है। मुझे तो लगता है जल्दी ही कोई तूफान आने वाला है। हाँ महाराज, आपका अनुमान एकदम उचित है। वो तूफान आए उससे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये जंगल हमारे लिए नया है। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। वह दोनों मुश्किल से अभी कुछ ही दूर पर चल पाए थे कि तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और जोर से बारिश आ जाती है। ओहो, ये बारिश तो कितनी जोर से आई है, सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमें यही किसी पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो हम उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। इतना कहकर दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। महाराज, मुझे तो लगता है आज ये तूफान पूरे जंगल को ही निगल जाएगा। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलो। उन दोनों को पेड़ के नीचे खड़े हुए काफी समय गुजर गया था। महाराज, हमें यहाँ पर रुके हुए तो काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें? अरे मंत्री जी, जरा उधर देखो, ये बारिश तो अचानक रुक गई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही ना हो। हाँ महाराज, बारिश तो रुक गई, लेकिन इतनी रात्रि में जाएंगे कहाँ? और यहाँ भी रुकना उचित नहीं होगा। यदि सोते वक्त किसी जंगली जानवर ने हमें खा लिया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। ओहो मंत्री जी, आप तो कितने डरपोक हैं। चलो हमारे साथ, हम प्रयास करते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर दोनों राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। महाराज, हमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तो काफी समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक बाहर जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब क्या करें महाराज? हम इस जंगल से बाहर कैसे निकले? हाँ मंत्री जी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। महाराज, ये कोई सामने से आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? अरे ये तो कोई बूढ़ी महिला लगती है, लेकिन इतनी रात्रि में ये महिला इस जंगल में क्या कर रही है? अरे माताजी, आप कौन हैं? और आप इस डरावनी जंगल में अकेले क्या कर रही है? बेटा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो बेटा, और तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? माताजी, मैं बौद्ध राज्य का राजा सूर सिंह हूँ और ये हमारे मंत्री हैं। आज हम दोनों शिकार के लिए जंगल में आए थे और यही फंस कर रह गए। काफी समय से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो? हाँ हाँ माताजी, हम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हैं? महाराज, मैं आपको यहाँ से जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि तुम मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हूँ, और यदि तुमने मेरी शर्त नहीं तो तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे और भूख प्यास के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है मैं इसी बूढ़ी महिला की शर्त को मान लूं। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं माताजी, किसी सोच में भी नहीं। बोलो, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, सुनो मेरी शर्त। मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का भार नहीं उठा रही। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर उसे अपनी रानी बना लो। परंतु माँ जी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? महाराज, एक बार फिर सोच लो। यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो क्या अंजाम होगा? माँ जी, मैं अंजाम से नहीं घबराता। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूँ।
तो फिर ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला राजा के आगे आगे चलने लगती है। वह महिला कोई साधारण नहीं थी, वह तो एक जादूगरनी थी जो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजा के साथ करवाना चाहती थी। उस जादूगरनी ने ही राजा को फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा था, लेकिन राजा को भी मजबूरन दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजा को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी रानी एक गंभीर बीमारी से मर चुकी थी। वह जानता था यदि उसने दूसरा विवाह किया तो उसके तीनों बच्चे दुविधा में पड़ सकते हैं। रुक जाइए महाराज, यही हमारा घर है। आइए महाराज, घर के भीतर आइए। अरे बेटी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे होने वाले पति को लेकर आई हूँ। अपनी माता की आवाज सुनते ही जादूगरनी की बेटी राजा के सामने आती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की राजा की ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। राजा जब उस लड़की को देखता है तो वह उसके अंदर एक खौफनाक चेहरा देखता है, जो खौफ उसके तीनों बच्चों की जिंदगी का था। फिर वह जादूगरनी रात में ही राजा और अपनी पुत्री का विवाह करवा देती है। माताजी, अब तो मैंने आपकी पुत्री से विवाह कर लिया है। अब आप मुझे जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताइए। ठीक है पुत्र, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलती हूँ। फिर वह जादूगरनी उन लोगों को जंगल से बाहर की ओर ले जाती है। बेटा, अब तुम यहाँ से आराम से अपने महल को जा सकते हो। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे मंत्री जी, मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। वैसे भी अब हम लोग अपने रास्ते में ही हैं। इतना कहकर वह तीनों अपने घोड़ों से नीचे उतरकर पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। पेड़ की इतनी मधुर छाया थी कि जादूगरनी लेटते ही सो जाती है। अरे मंत्री, उठो, क्या तुम भी सो गए? अरे क्या हुआ महाराज, आपने ही तो विश्राम करने के लिए हमें यहाँ पर रुकवाया था। आप क्या हुआ? मंत्री जी, वो सब छोड़ो, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक बहाना बनाकर यहाँ से पहले भेजूंगा, फिर तुम्हारे पीछे मैं आऊंगा। जब तक हम दोनों महल पहुँचेंगे उससे पहले तुम्हें मेरी 3 बच्चों को लेकर यहीं इसी पेड़ के पास आना है। याद रहे, मेरे तीनों बच्चों के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अरे महारानी, तुम तो कितनी गहरी निद्रा में चली गई। चलो उठ जाओ, अब हमें राज्य महल के लिए निकलना चाहिए। इतना सुनते ही वह उठकर खड़ी हो जाती है। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। इसीलिए हम तुम्हारा स्वागत जरूर करेंगे। इसीलिए मैं मंत्री जी को पहले भेजना चाहता हूँ ताकि वो हमारे स्वागत की तैयारी करवा सके। ठीक है मंत्री जी, आपसे मैंने जो जो कहा है वो ध्यान से करना। अब तुम जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री वहाँ से महल की ओर चला जाता है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते हैं। महारानी जी, मंत्री को तो गए हुए काफी समय हो गया है, अब हमें भी चलना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से महल की तरफ चल देते हैं। वह दोनों कुछ ही देर में राजमहल पहुँच जाते हैं। राजमहल पहुँचते ही उन दोनों का स्वागत किया जाता है। महारानी जी, अब थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, मैं जरा राजमहल की शेष कार्य को देख कर आता हूँ। इतना कहकर राजा जल्दी से राजमहल से बाहर जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर चल देता है। जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर उसके तीनों बच्चे और वह मंत्री होता है। राजा घोड़े से नीचे उतरता है और अपने तीनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। मंत्री जी, अब मैं यहाँ से पहले ही जाऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर करना।
मैं जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगा। फिर राजा अपने तीनों बच्चों सहित जंगल की ओर चला जाता है। वह तीनों चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर एक महल बना हुआ था। राजा अपने तीनों बच्चों को महल के भीतर ले जाता है। महल के अंदर कोई भी नहीं था, वहां पर बस एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बाबा, आज से मेरे तीनों बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है। मैं हर रोज यहाँ पर आता रहूंगा। महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। आज से ये तीनों मेरे बच्चे हैं। बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा वहां से वापस राजमहल को चला जाता है। राजा रोज रोज अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता था। राजा जैसे ही घोड़ा लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचता था, तो बच्चे घोड़े के पैरों की आहट सुनकर महल से बाहर आ जाते थे और अपने पिता के गले लग जाते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे काफी साल गुजर जाते हैं। अब तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। राजा अपने बच्चों से इतना प्रेम करता था कि वह कई कई दिनों तक महल वापस जाता ही नहीं था, जिसकी वजह से वह जादूगरनी की बेटी सोच में डूबी रहती थी। ओहो, ये महाराज भी ना रोज रोज मुझे बेवकूफ बना कर जाता है। ये जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। ओ, तो अब आए हैं जनाब इतनी रात्रि में। आने दो, आज तो मैं सब कुछ सच जानकर ही रहूंगी। अरे महारानी जी, कहाँ हैं आप? देखिए, हम आ गए। अरे क्या हुआ महारानी, आपकी चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? महाराज, मेरा चेहरा इसलिए उतरा है क्योंकि आप मुझसे काफी सारे राज छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन कैसा राज? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो महारानी? महाराज, आप जानबूझकर अनजान क्यों बनते हैं? आप रोज रोज किससे मिलने के लिए जाते हैं? कभी कभी तो आप कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर आप जाते कहाँ हैं? ओहो महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर्फ काम से ही बाहर जाता हूँ। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। रानी के कई बार पूछने पर भी राजा उसे वास्तविकता नहीं बताता है। महारानी, मुझे काम के लिए देर हो रही है। मुझे दूसरे राज्य में भी जाना है। मैं शाम को थोड़ा देर से आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये बात बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। अरे सैनिक, आज तुम चुपचाप राजा का पीछा करो और पता कर मुझे बताओ कि राजा कहाँ जाता है और किस से मिलता है। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए ढेर सारा धन दूंगी।